आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ, वादे पूरा करो, तो कमलनाथ जी ने उनको ही आंखें दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। इतनी निकम्मी और नाकारा भ्रष्ट सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद यह फैसला कर रही है कि हम तो इस सरकार में नहीं रहते। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। चारों तरफ लूट का आलम था। अब उस समय जो छापे पड़े तो आपको ध्यान में 280 करोड़ रुपए अगल बगल के लोगों से ही निकले। हालत ये हो गई थी कि बिना लिए दिए कुछ होता ही नहीं था। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए देता था, जो अच्छे नंबर लाते थे 12th में। लैपटॉप देना बंद कर दिया। गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 हम देते थे, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और अच्छा खाए पिए। हाँ, पोषण के लिए। पोषण हाँ। के लिए वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे, मास मैरिजेज होती थी सरकार की तरफ से। इन्हें शादी तो हो गई, पैसे ही नहीं दिए। हम तीर्थ दर्शन करवाते थे तो तीर्थ यात्रा इनने बंद कर दी। केवल इतना नहीं किया इनने, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, वो मकान ही स्टेट का शेयर नहीं दिया, वापस कर दिए। जल जीवन मिशन 2019 में पीएम साहब ने प्रारंभ किया, वो जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी। भाई, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, आपका क्या बिगड़ता था? लेकिन वो सूची तक नहीं भेजी गई। इनने बेगा भारिया शहरिया बहनों को हम 1,000 रुपया देते थे, आहार अनुदान। ट्राइबल्स। हाँ, ट्राइबल्स, जो हाँ। अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी, जी। उनका 1,000 रुपया बंद कर दिया। विकास के सारे काम ठप कर दिए। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था। और जब ऐसी चीजों पर टोका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तो ये उनसे ही अकड़ गए कि सड़क पे आ जाओ, निपट लेंगे, देख लेंगे। तो हम तो ये देख के व्यथित हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम प्रदेश की गाड़ी को विकास की पटरी पर लेके आ पाए, और ये सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरा। लेकिन आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ, वादे पूरा करो, तो कमलनाथ जी ने उनको ही आंखें दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे। तो सिंधिया जी अपने साथियों को लेके आ गए। अब फिर हम क्या करते? एक तरफ इतनी निकम्मी और नाकारा भ्रष्ट सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद यह फैसला कर रही है कि हमको इस सरकार में नहीं रहना। तब प्रदेश के हित में हमने सरकार बनाई। आपने अपनी टीम को मनाया कैसे? क्योंकि बीजेपी उस 2018 के चुनाव में तो नारा ये था कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब फिर सिंधिया जी लेके आते हैं 22 लोग, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाले लोग, वो आते हैं आपकी सरकार में, कैबिनेट में आ जाते हैं। आप अपने लोगों को कैसे मनाते कि भाई आप 20-25 साल से काम कर रहे हो, पीछे हटो, ये लोग आ गए हैं, इनको देना पड़ेगा मंत्री पद? भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है और हमारा कार्यकर्ता अद्वितीय है। वो केवल अपने लिए काम नहीं करता, हम काम करते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, उस विचार के लिए जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। और उस विचार को पूरा करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में तैयार रहता है। जब लगा कार्यकर्ताओं को कि नहीं ठीक है, सरकार बन रही है तो बनना चाहिए, तो लोगों ने उनको गले लगाया और आज मिलके हम समरस हो गए। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है, हम लोग एक हो गए, एक परिवार के सदस्य हैं। उनके आने से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और उनके 22 लोगों के आने से क्या बीजेपी को नुकसान हुआ है कि फायदा? सरकार में तो आ गए। देखिए, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है, फायदा हुआ है। देखिए, वो समय मुझे याद आ रहा है जब मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, कोविड का भयानक दौर था। और उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि कोविड
से निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी उस समय। हम्म, कमलनाथ जी तो आईफा जैसे आयोजनों में उलझे हुए थे। तो मैं तो ये मानता हूं कि शायद ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य था या भगवान की कोई मर्जी हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन गई और हम लोग मिलकर परिस्थिति से निपटे। जिन बेटियों को मैंने गोद में लेके वो दिए थे स्वीकृति पत्र, आज वो कॉलेज में पहुंच के जब मुझसे कहती मामा, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रणाम। मैंने वो दृश्य देखे स्मिता जी कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूर बहन काम करती थी खेतों में, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, उसको घर पे छोड़ के खेत की मेड़ पे रख के दिन दिन भर मजदूरी करती थी, ढंग से दूध तक नहीं पिला पाती थी। तब मेरा मन करता था कि ये भेदभाव खत्म कैसे होगा। मेरे लिए नारा नहीं है। हम्म, बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की जिंदगी में देखी, उन तकलीफों को दूर करने का प्रयास है। मैंने स्मिता जी बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, हवाई फायर करो, ढोल बजाओ, और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मैंने ऐसी चीजें भी सुनी है कि कई बार दिल कांप जाता है। ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तमाकू या दबा दो तो मर जाए। अब इसका परिणाम ही, और जैसे विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है, बेटी है तो कोई कत्ल खाना बना दो। सेक्स रेशियो की हालत यहाँ ये हो गई थी कि 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी। ये देख के मेरे मन में इतनी पीड़ा होती थी, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं था उस समय, लेकिन मैं सोचता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी एक ही माँ की कोख में पलते हैं और जन्मते हैं, उनमें भेद क्यों होता है? तो मन में तब से पीड़ा होती थी कि ये भेद मिटना चाहिए। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मेरे घर के सामने एक घर था, तो पति उठाता था डंडा और पत्नी को मारता था, वो रोती हुई दौड़ती हुई हमारे घर में घुस जाती थी। तब ये हालत थी महिला की। तब मेरा मन कहता था कुछ कुछ होना चाहिए, ये स्त्री पुरुष की समानता क्यों नहीं, स्त्री आखिर क्यों इतना अन्याय सहन करे। मैंने वो दृश्य देखे स्मिता जी कि बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूर बहन काम करती थी खेतों में, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, उसको घर पे छोड़ के खेत की मेड़ पे रख के दिन दिन भर मजदूरी करती थी, ढंग से दूध तक नहीं पिला पाती थी। तब मेरा मन करता था कि ये भेदभाव खत्म कैसे होगा। और जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मेरे मन में ये भाव था, और इसलिए मुझे जहाँ मौका मिलता था, मैं एक छोटी सी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, तो मैं वक्ता अच्छा था तो बोलने का मुझे मौका मिल गया। मुख्य अतिथि के आने में देर थी तो बोले इस लड़के को खड़ा कर दो। मैंने वहाँ कहा कि बेटा बेटी दोनों को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी अगर बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मुझे लगा कि हे भगवान, ये भाषण से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार एमएलए बना, मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के साथ मिलके कि शादी होनी चाहिए ताकि बेटी की शादी बोझ ना हो। फिर मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, सबसे पहली योजना मैंने यही बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि बेटी की शादी में आप कर्जा नहीं लोगे, बेटियों की शादी सरकार करेगी, शादी बोझ नहीं होगी। मेरी योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी, मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरे मन में भाव आया। मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना कि बेटी लखपति पैदा हो। तो पहले तो वो हंसने लगे, उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बनाए तो जोश है तो 2-4 दिन कहेगा फिर चुप हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में अब जो बेटी पैदा होगी
वो लखपति ही होगी। और हमने तय किया कि 30,000 रुपये के बचत पत्र बिटिया के जन्म के साथ ही खरीद के उसके माता पिता के हाथ में दे देंगे। उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं से 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500, पास करे तो फिर 12,500, ताकि बेटियों को पढ़ाएं भी कॉलेज तक लोग। और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख। आज लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद में लेके वो दिए थे स्वीकृति पत्र, आज वो कॉलेज में पहुंच के जब मुझसे कहती मामा, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है और मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 912 नहीं, अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने योजना बनाई 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को। नहीं, लड़ने ही नहीं देते थे चुनाव। वो मेयर नहीं बन सकती, वो सरपंच नहीं बन सकती। पुलिस में भी, हाँ, उसके बाद पुलिस में हमने 30% का हाँ, इतना विरोध किया। पुरुष जो अफसर थे हमारे, अरे सर कबाड़ा हो जाएगा, फोर्स का सब सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर 30% बेटियां पुलिस में आएंगी ही, क्योंकि मैं जानता था थाने में अगर अन्याय की शिकार कोई बहन गई और पुलिसकर्मी मिल जाए तो क्या वो अपनी मन की बात कह सकती है क्या? जी, हमने तय किया कि नहीं, बेटियां होंगी। और फिर हमने महिला हेल्प डेस्क बनाई हर एक थाने में, वो भी हमने किया। 50% रिजर्वेशन हमने शिक्षक जैसी नौकरियों में दिया, ओवरऑल 33% दिया। एक और चीज हमने की कि अगर बेटी या बहन के नाम से कोई संपत्ति खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा। उसका परिणाम ये हुआ कि पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम पे मैं करवा रहा हूँ खेत, मकान, दुकान, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। 45% रजिस्ट्री आज महिला के नाम पे होती है मध्य प्रदेश की धरती पर। लेकिन एक लाडली बहना, मैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल विषय है, गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय बहन, 1,000 रुपये की भी जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी आके गोद में बैठ गया, माँ किताब दिला दे, माँ मेरी फ्राक फट गई, फ्राक दिला दे, मांगना पड़ता है फिर। माँ की इच्छा होती कि दिलाऊं, लेकिन मांगने जाती, पैसा नहीं मिलते, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती। आइसक्रीम खिला दे माँ, बीमार हो गए तो 100 रुपये की दवाई लाना है, दिला दे माँ। या मायके गई तो भाई के बेटा बेटी उनका बुआ क्या लेके आई। अब मजबूर सी लगती थी उस समय मुझे, और वो बहनों की तकलीफ में पास से देखता था। और इसलिए मैंने तय किया कि देखिए, आधी आबादी है ये, क्या धरती के संसाधनों पर इसका कोई हक नहीं है? क्या स्त्री और पुरुष समान नहीं होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से बहनें बंधुआ होना चाहिए? और इसलिए मुझे लगा कि इनका हक है, और इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपया महीना देंगे, जिसको बढ़ाते हुए मैं 3,000 तक ले जाऊंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरे अंतरात्मा से निकली है, और मैं जानता हूं कि इसके कारण बहनों की तकलीफें कितनी कम हुई है, कितनी दूर।